नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। वो सवाल जो आपने पोस्ट किए हैं मेरे वीडियोस पर। तो लेते हैं आज का पहला सवाल जो पूछा है प्रशांत पाटिल ने। और प्रशांत का सवाल प्रॉपर्टी पर टीडीएस को लेकर है। जब आप कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन होता है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में डिफाइन हो सकता है। यानी कि यदि बेचने से पहले उस प्रॉपर्टी को सेलर द्वारा 2 साल मिनिमम होल्ड किया गया था और उसके बाद बेची गई है, तो इस केस में इस पर जो कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और यदि 2 साल या उससे पहले उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया है तो उस केस में उस पर जो कैपिटल गेन हुआ है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और इस आधार पर इस गेन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब यदि एक रेजिडेंट इंडियन अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उस केस में यदि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख के ऊपर है तो बायर सेलर को पेमेंट करने से पहले उस पर 1% का टीडीएस डिडक्ट करेगा और उस टीडीएस को गवर्नमेंट अकाउंट में जमा भी करना होगा। और इसके लिए बायर के पास 30 डेज का टाइम होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। यानी कि वो प्रॉपर्टी जिस महीने में सेल की गई है उस महीने के एंड से 30 डेज का टाइम अवेलेबल होता है। उदाहरण के तौर पर यदि 25 तारीख को प्रॉपर्टी सेल हुई है और उस मंथ में पैसा अकाउंट में आया है तो उस महीने टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं है। टीडीएस डिडक्ट तो कर ही लिया गया होगा बायर द्वारा, लेकिन सब्सिक्वेंट मंथ में 30 दिनों के अंदर उस टीडीएस अमाउंट को गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना होगा और साथ ही उसका रिटर्न यानी कि 26QB ये भी फाइल करना होगा। और यदि जो सेलर है वो नॉन रेजिडेंट यानी कि एनआरआई हो तो उस केस में बायर इस अमाउंट के ऊपर यदि ये लॉन्ग टर्म असेट है यानी कि जो सेलर है वो मिनिमम 2 साल होल्ड करने के बाद प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो उसके ऊपर 20% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और यहां पर जो फुल कंसिडरेशन है यानी कि सेल अमाउंट है उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, ना कि ओनली कैपिटल गेन पर। और नॉन रेजिडेंट के केस में एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर वो 50 लाख वाली कंडीशन भी नहीं है। यानी कि जो प्रॉपर्टी सेल की जा रही है उसकी वैल्यू कुछ भी हो, बायर उस सेल कंसिडरेशन पर यानी कि फुल अमाउंट जो कि बायर सेलर को पे करेगा उस अमाउंट पर 20% विद सरचार्ज एंड सेस यहां पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और ये टीडीएस गवर्नमेंट अकाउंट में जैसा मैंने कहा विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ये जमा करना होगा। और यदि हम बात कर रहे हैं एनआरआई की, और यहां पर यदि घर 2 साल या उससे पहले बेचा जा रहा है तो उस केस में बायर उस सेल कंसिडरेशन पर 30% प्लस सेस एंड सरचार्ज इस रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करेगा। और यदि ये टीडीएस समय पर गवर्नमेंट अकाउंट में जमा नहीं होता है तो उस केस में इस पर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा। और ये टीडीएस 2 तरह से एप्लीकेबल हो सकता है। एक ये कि टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं तो उस केस में 1% पर मंथ का इंटरेस्ट इस पर एप्लीकेबल होगा। और यदि टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं किया तो उस केस में ये 1.5% पर मंथ एप्लीकेबल होगा। साथ ही यदि टीडीएस लेट डिपॉजिट किया गया हो तो उस पर इनकम टैक्स ऑफिसर 1 लाख रुपीस तक की पेनल्टी भी लगा सकते हैं। और यदि टीडीएस डिडक्ट तो किया गया लेकिन गवर्नमेंट अकाउंट में जमा नहीं किया या लेट जमा किया तो उसके ऊपर 200 रुपीस पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी एप्लीकेबल होगी।
और ये जो टोटल अमाउंट है पेनल्टी का, ये अप टू और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टीडीएस हो सकता है। यानी कि यदि टीडीएस अमाउंट 1 लाख रुपीस है तो ये पेनल्टी भी 1 लाख रुपीस तक एप्लीकेबल हो सकती है। यानी कि 1 लाख रुपीस का टीडीएस और 1 लाख रुपीस का उसके ऊपर पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये सवाल का उत्तर थोड़ा लंबा था, लेकिन मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। आप लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है पीटर रोजारियो ने, और पीटर जी जानना चाहते हैं कि यदि उन्होंने अपने ड्राइवर को 15,000 की सैलरी पे की है पर मंथ, तो क्या वो इस सैलरी को अपनी इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं? पीटर, यदि आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप इस अमाउंट को अपनी इनकम में से डिडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, यानी कि आपका कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, या आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप अपने ड्राइवर को सैलरी पे करते हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं, उसे आप एज ए बिजनेस एक्सपेंस अपनी ग्रॉस इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जिगर मालदे ने। जिगर जानना चाहते हैं कि यदि उन्होंने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उन्होंने यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी लिखा है होम लोन के साथ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है और उसका वन टाइम प्रीमियम पे कर दिया गया, यूजुअली क्या होता है जब आप होम लोन लेते हैं तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको साथ में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेल करते हैं, और उसका जो प्रीमियम होता है सिंगल प्रीमियम के रूप में वन टाइम पे कर दिया जाता है, और उस अमाउंट को आपके लोन अमाउंट में जोड़ देते हैं, जिसे आप अपनी होम लोन की ईएमआई के साथ बैंक को पे करते हैं। तो इस केस में सवाल यह है कि क्या इस पर इनकम टैक्स में डिडक्शन अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो जब आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो वो एलिजिबल होता है आपकी टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन जिस साल आप प्रीमियम पे करते हैं उसी साल आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर यदि बैंक ने सिंगल प्रीमियम के रूप में एक बार पूरा प्रीमियम पे कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को, और उस अमाउंट को आपके लोन में जोड़ा है और ईएमआई के रूप में उसका पेमेंट लिया जा रहा है, तो आप हर साल उसके अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जिस साल फर्स्ट टाइम वो टोटल प्रीमियम पे किया गया था इंश्योरेंस कंपनी को, उस साल आप एलिजिबल हैं उस पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए। और इसलिए मैं अक्सर ये सलाह देता हूं कि यदि रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी कंसिडर की जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि जब आप प्रीमियम पे करेंगे तो एक तो आप उस पर डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, और साथ ही कंट्रोल आपके हाथ में होता है। यदि किसी वक्त आपको ऐसा लगे कि अब आगे आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, आपने पूरा लोन रीपे कर दिया है, तो उस टाइम पर आप उसका प्रीमियम पे करना स्टॉप कर सकते हैं, और ये चॉइस आपके पास रहेगी। लेकिन ये भी है कि वहां पर डिसिप्लिन की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि होम लोन के साथ इंश्योरेंस लिया तो जाता है, लेकिन रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में कुछ सालों के बाद प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं, और फिर उसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो फिर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन यदि आप डिसिप्लिन हैं तो उस केस में रेगुलर प्रीमियम पे करना शायद ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है प्रताप भट्टाचार्य ने। प्रताप जी जानना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में यदि इन्वेस्ट किया है तो उसके बाद क्या करना है। तो यदि आपने सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो ये 5 ईयर की स्कीम है, यानी कि इसकी मैच्योरिटी 5 ईयर्स की है, और उसके बाद 3 साल के बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यदि आपका सवाल ये था कि इसकी मैच्योरिटी के बाद क्या करना है, तो ये मेरा उत्तर है। और यदि ये जानना चाहते हैं कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है और कहां करना चाहते हैं, क्योंकि सवाल ऐसा पूछा गया है कि सर आफ्टर SCSS देन व्हाट शैल आई डू। तो सवाल मुझे पूरी तरह समझा नहीं है, लेकिन एक तो यह है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि इन्वेस्ट कर दिया फिर मैच्योरिटी के बाद क्या करें, तो मैंने बताया। और साथ ही यदि आपका सवाल यह है कि आपने जो मैक्सिमम
लिमिट है वो पूरी आपने यहां पर इन्वेस्ट कर दी है। तो और क्या कर सकते हैं, तो आप प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक स्कीम और सजेस्ट करूंगा और वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा क्योंकि इन्फ्लेशन एक अपने आप में बड़ी समस्या है और यदि आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स चाहिए तो फिर एक यहां पर तरीका हो सकता है कि आप थोड़ा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करें और वहां पर SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए अपना कैश फ्लो मैनेज करें। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में वॉलेटिलिटी का रिस्क होता है, मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है जिसका नुकसान यहां पर हो सकता है। तो आप सोच समझकर थोड़ी जानकारी के साथ म्यूचुअल फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल। अब इनका नाम यहां पर है केमिकल टेक्नोलॉजी और सवाल यह है कि इन्होंने ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में SIP की हुई है, तो क्या यह सही है? बिल्कुल, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में SIP करना आपका सही डिसीजन है। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में ये स्कीम इन्वेस्ट कर सकती है और साथ ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यानी कि मल्टीपल सेक्टर्स के स्टॉक्स में ये स्कीम इन्वेस्ट करती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह की स्कीम्स फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो आप बिल्कुल यहां पर अपनी SIP को कंटिन्यू कीजिए और समय समय पर इसे बढ़ाते भी रहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।